लेक्चर नंबर 21। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ ऑडिट रिपोर्ट शेयर की थी। पहले हमने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम वन बाय वन उन सबको डिस्कस किया। फिर हालांकि हमारे सिलेबस में उसने नहीं दिया ये फॉर्मेट, आईएसएस के मुताबिक उसने एक जगह पे दिया है। मैंने बेहतर समझा कि प्रैक्टिकली भी एक सैंपल आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको अंदाजा हो कि जो एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं वो प्रैक्टिकली किस तरीके से प्रेजेंट और रिपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, देखिए सम टाइम थोड़ा सा फर्क आता है हमारी स्टूडेंट की लैंग्वेज में और प्रैक्टिशनर्स की लैंग्वेज में। तो शायद आपको कुछ कंसेप्ट ऐसे मिले जिनमें कंसेप्ट तो आपने वैसे ही पढ़ा है, लेकिन अल्फाज का, वर्ड्स का थोड़ा सा फर्क है। जो हमने नोट्स में पढ़े हुए हैं वो वर्ड थोड़े से हो सकता है डिफरेंट हो, और जो रिपोर्ट में वर्ड यूज हुए हैं वो थोड़े डिफरेंट हो। उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। आपने कंसेप्ट मैच करना है कि क्या एलिमेंट्स सारे पूरे हैं, और जो एलिमेंट्स के अंदर हमने पढ़ा है कि ये चीज प्रेजेंट की जाएगी, ये इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो रही है कि नहीं। अल्फाज थोड़े से डिफरेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको ये भी शायद बता दिया था कि आपने इसको याद नहीं करना। ठीक है, इसमें से जो जो चीज याद करनी होगी मैं खुद आपको बता दूंगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक चीज याद करवाई है, ओपिनियन और बेसिस और ओपिनियन। ठीक है, और अगर आप देखेंगे ना तो जो हमने ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन की वर्डिंग याद की है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी जो रिपोर्ट में वर्डिंग है उससे। ठीक है, उसकी रीजन ये है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सेम होंगे। रीजन ये है कि ये फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट का, और वो जो हमने याद किया हुआ है वो है आईएसएस वाला। ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में अगर हमसे कहता ना ओपिनियन ड्राफ्ट करो या बेसिक ओपिनियन ड्राफ्ट करो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे वो वर्डिंग यूज कर ले चाहे ये, लेकिन एक वर्डिंग यूज करनी है। आपने ये गलती नहीं करनी कि आईएसएस के मुताबिक भी याद कर लें ओपिनियन और कंपनीज एक्ट के मुताबिक भी, कोई एक डिसाइड कर लें और उसी को याद करें। बेहतर यही है कि जो मैंने आपको पहले बताया था आईएसएस वाला उसको याद करें, क्योंकि जब दोनों याद करेंगे तो वो अक्सर मिक्स हो जाया करेंगे और सेशन एंड तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगी कि लाइन पे चल आईएसएस स्टार्ट किया आईएसएस वाली लाइन से, और जहां पैराग्राफ एंड किया तो पता नहीं चला कब कंपनी एक्ट वाली लैंग्वेज में पहुंच गए। दोनों की बजाय एक ही याद करें, जो कि प्रेफरेबली आईएसएस वाला फॉर्मेट जो मैंने आपको पहले याद करवाया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको आपने पढ़ा होगा, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस वन बाय वन पूछ लीजिए। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन सिर्फ अल्फाज के फर्क से रिलेट कर रहा होगा ना, तो वो मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा। वो सिर्फ मैं ये कह दूंगा कि सिर्फ अल्फाज का फर्क है, कंसेप्ट सेम है। एग्जाम में भी कंसेप्ट सेम है लेकिन अल्फाज का फर्क है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा करेगा। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि एक तो स्टूडेंट की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट है, कंसेप्ट जिस तरीके से हमने एग्जाम में प्रेजेंट करना, और प्रैक्टिशनर्स की डिफरेंट है। इस लेवल पे वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ये प्रैक्टिशनर्स की प्रोफेशनल लैंग्वेज को यूज करें। ठीक है, सिंगल लैंग्वेज को भी, सिंपल लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक में फर्क पड़ता है ओपिनियन पैराग्राफ में, वो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है। ठीक है, उसको हम कोशिश करते हैं कि उसमें फर्क ना पड़े, जो अल्फाज हैं उसी तरीके से हम उनको याद कर लें, और हमने आईएसए में याद कर लिया। बहरहाल इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आया हो, पूछना चाहते हो पूछ लें, लेकिन इसमें चूंकि हमारे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़े, जैसे की ऑडिट मैटर है, अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन जो भी आपके जहन में आ रहा है आप पूछते जाएं, मैं भी उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, एडवांस वाले क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि हमारी बेस डेवलप हो जाए। ठीक, तो वन बाय वन इसमें से कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो। जी मेरे भाई। अच्छा शाबाश, उन्होंने कहा सर एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में दो एलिमेंट्स हमने पढ़े, टाइटल और एड्रेसी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने टाइटल और एड्रेसी दोनों इकट्ठे किया हुआ है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ये टाइटल है, टू द मेंबर्स ये एड्रेसी है। तो क्या वो इकट्ठे हो सकते हैं? याद रखें, पहले मैं इसका वन वर्ड आंसर दे दूं, यस इकट्ठे हो सकते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या बताता है वो मैं आपको बता दूं।
स्टैंडर्ड कहता है रिपोर्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सिर्फ हम ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस ऑफ ओपिनियन इन दोनों की प्लेसमेंट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सबसे पहले हो, ये ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन सबसे। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं रिपोर्ट में होना जरूरी है, तरतीब होना जरूरी नहीं है, ये आईएसए ने हमें कहा हुआ है। तो इसीलिए देखें टाइटल भी मौजूद है रिपोर्ट में, एड्रेस भी मौजूद है, आपको सिर्फ प्लेसमेंट या प्रेजेंटेशन का मसला है, वो आपकी जजमेंट है, आप चाहे लहदा यूज कर लें चाहे एक ही लाइन में यूज कर लें। लेकिन सिमेट्री रखने के लिए पाकिस्तान में इसी तरतीब से एलिमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है जिस तरतीब से इस रिपोर्ट में मौजूद है, और हमने भी मेरा ख्याल है इसी तरतीब से इन एलिमेंट्स को कवर किया है। तो सिमेट्री रखने के लिए ये एलिमेंट्स जरूरी है, लेकिन याद रखिएगा स्टैंडर्ड सिर्फ ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन की प्लेसमेंट को रिक्वायर करता है कि स्टार्ट में होने चाहिए, बाकी नहीं। जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे, कभी हमारी रिपोर्ट में एमसीक्यू मैटर भी आ जाएगा, कभी गोइंग कंसर्न वो का पहला भी आ जाएगा, हम सोच रहे होंगे कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों लिखें क्योंकि इंक्लूड होना लाजमी है। पहले कौन सा लिखना है आपकी जजमेंट है, आपको लगे एमसीक्यू मैटर वाला ज्यादा है मैं वो पहले लिख दें, आपको लगे गोइंग कंसर्न का ज्यादा है वो पहले लिख दें। तो प्लेसमेंट स्टैंडर्ड एलिमेंट्स की प्लेसमेंट रिक्वायर नहीं करता सिवाय ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन के, कहता है ये सबसे पहले क्योंकि ये सबसे अहम है। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन जी? एप्लेट फोरम, एप्लेट बोर्ड भी इसे कहते हैं, ये शायद आपने की ऑडिट मैटर में पढ़ा होगा ये। हाँ, जब हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो उसमें जब लीगल केसेस का इशू हो, ऐसे एरियाज हो जिनमें लिटिगेशन इन्वॉल्व है, तो क्लाइंट अगर फर्ज कीजिए एक केस हार जाता है तो आपका क्या हाल है, वो फौरन उसकी पेमेंट कर देता है? नहीं, समटाइम ऐसा, समटाइम आपको ये कहेगा, ज्यादातर ये कहेगा कि केस आपका पेंडिंग है कोर्ट में, ज्यादातर ये कहेगा। तो हम कहेंगे अच्छा लॉयर से पूछ लो, कंफर्मेशन लेटर सेंड कर लो, ईयर एंड के बाद देखो इस केस का डिसीजन क्या आया है, अगर कोई डिसीजन आया है, इसकी जो केस के फैक्ट्स हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह है वो पढ़ लो, उससे अंदाजा हो जाएगा कि केस किस किस्म का है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि केसेस डिफरेंट लेवल पे लगे होते हैं, समटाइम तो फर्स्ट लेवल पे केस लग रहा होता है सेशन कोर्ट में, वहां पे अगर कंपनी हार जाए तो आपको पता है फिर वो अपील फाइल करती है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जिस अथॉरिटी को अपील फाइल की जाती है इसे कहते हैं एप्लेट ट्राइब्यूनल भी समटाइम कहते हैं, एप्लेट बोर्ड भी कहते हैं, एप्लेट अथॉरिटी भी कहते हैं। हाँ, लॉ में पढ़ा, टेक्स्ट में पढ़ा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये उसका जिक्र कर रहा है। असल में इस कंपनी के खिलाफ पहले कोई केस जो है वो डिसाइड हो चुका होगा लोअर कोर्ट में, और इस कंपनी ने या दूसरी पार्टी ने अपील फाइल की होगी, तो वो ये कह रहा है कि हम एप्लेट जो ट्रिब्यूनल है बोर्ड है उसमें जाके चेक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उसका स्टेटस देखेंगे क्या है, ठीक है। लेकिन आपको जो एग्जाम में कैफ लेवल पे केस आएगा वो सिंपल आएगा, उसमें एप्लेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं की होगी उसने। जी और कोई क्वेश्चन? अदर इंफॉर्मेशन का थर्ड पैराग्राफ, अच्छा चलें एक तरह से हमारी रिवीजन हो जाएगी, इसको पूरा सेक्शन ही पढ़ लेते हैं, ज्यादा फोकस मैं थर्ड पैराग्राफ पे करूंगा। सबसे पहले हेडिंग दे रहा है, देखिए हर एलिमेंट से पहले हेडिंग आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट दे रहा हूं। इन शॉर्ट हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है? अदर इंफॉर्मेशन का, वही बात कर रहा है। कह रहा है मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन किस? डायरेक्टर रिपोर्ट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट के। अदर इंफॉर्मेशन कंप्राइज द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन एनुअल रिपोर्ट बट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट दे रहा हूं, वही डेफिनेशन बता रहा है जो हमने डिस्कस की थी। फिर कह रहे हैं आवर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कवर द अदर इंफॉर्मेशन एंड वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी फॉर्म ऑफ एश्योरेंस कंक्लूजन। वही बात कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तो ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। तो फिर नहीं करते तो पैराग्राफ क्यों दिया? ये बात आगे कर रहा है, ये बात आगे कर रहा है।
कि अगर हमने ओपिनियन नहीं देना तो ये पैराग्राफ कह रहा है इन कनेक्शन विद आवर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आवर रिस्पांसिबिलिटी इज टू रीड द अदर इंफॉर्मेशन। कहता है हमारी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ अदर इंफॉर्मेशन रीड करना है, उस पर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना नहीं है। रीड करने में और रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने में फर्क है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है कि आप उस सारे एरियाज को वेरीफाई करें, उस सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें। रीड करने का मतलब है वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ लो, अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे उसमें गड़बड़ लगे वो बता दो, वरना कुछ भी नहीं करना। यही कह रहे हैं आगे, आवर रिस्पांसिबिलिटी टू रीड द इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन एंड इन डूइंग सो, रीड करते हुए consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statement or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated। हमने ये देखना है पढ़ते हुए क्या ये अदर इंफॉर्मेशन हमारे जो ऑडिट के नॉलेज के साथ इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। अगर है तो फिर देखेंगे मिसस्टेटेड तो नहीं है। इनकंसिस्टेंसी और मिसस्टेटमेंट दोनों बातें कर रहे हैं ना। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि देखें अदर इंफॉर्मेशन में कुछ और, फाइनेंशियल में कुछ और, कॉन्ट्राडिक्शन है। और अगर है तो फिर हमने फर्दर देखना है कि अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड तो नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। और अगर अब आगे भी बात कर रहा है, इफ बेस्ड ऑन वर्क परफॉर्म्ड वी कंक्लूड दैट देयर इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर, अगर हमें पता ये कंफर्म हो जाए कि अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटमेंट है, वी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द फैक्ट, फिर हम आपको ये बताने के पाबंद है। We have nothing to report in this regard। इसका मतलब क्या है कि हमने अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। यानी पूरा कंसेप्ट क्या दे रहा है, पहले हमें उसने बताया डेफिनेशन अदर इंफॉर्मेशन की है क्या, फिर बताया मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, फिर बताया हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमारी ओपिनियन देना जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ रीड करना जिम्मेदारी है। फिर आगे बताया कि रीड करते हुए हमने क्या देखना है कि अदर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट या मिसस्टेटेड तो नहीं है। फिर आगे बताया कि अदर मिसस्टेटेड है तो हम आपको बताएंगे वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड। मतलब हाँ। अच्छा जरा यहाँ पे देखे, उसकी साइंस देखे, उसके अल्फाज का चुनाव देखे। वो ये नहीं कह रहा अदर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन करेक्ट है ना, वो उसका ओपिनियन आ जाएगा, ओपिनियन की वर्डिंग आ जाएगी। वो नहीं कह रहा, ये we have nothing to report in this regard। अच्छा ये लिमिटेड एश्योरेंस भी नहीं है, याद रखिएगा, ये अल्फाज लिमिटेड एश्योरेंस भी नहीं है। हाँ ये वो कह रहा है कि हमने कुछ नहीं, रिपोर्ट ही नहीं देनी, कोई हमने इस बारे में कुछ बताना ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, उसमें फिर भी लिमिटेड एश्योरेंस में फिर भी कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, मॉडरेट लेवल रख के। चलिए ये क्लियर हो गया। मेरे भाई जी ने पूछा था, ये अदर इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया, शाबाश। और कोई क्वेश्चन जी? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसने कोई वर्ड यूज किए हैं फॉर, ये रेफरेंस दे सकते हैं कि किस जगह पे किए हैं? नंबर 1, बुलेट नंबर 1 में है लास्ट। अच्छा, risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error। इस पर तो हम सारे एग्री करते हैं ना, fraud is more difficult to detect than error। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है क्यों? as fraud में involve collusion। collusion का मतलब मिलजुल के fraud। forgery का मतलब होता है फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना। ये फ्रॉड वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आएगा forgery। इंटेंशनल ओमिशन, जानबूझ के ओमिट करना, यानी जानबूझ के एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज को रिकॉर्ड ना करना, जानबूझ के ऐसे डिस्क्लोजर ना देना जिनका नेगेटिव इंपैक्ट आता हो, जैसे लिटिगेशंस के। मिस रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर को गलत इंफॉर्मेशन देना, मैनेजमेंट गलत इंफॉर्मेशन दे ऑडिटर को। आपको पता है ना, रिप्रेजेंटेशन हम मैनेजमेंट से लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और अगर ये रिप्रेजेंटेशन रिटर्न फॉर्म में ले, इसे क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन लेटर। रिप्रेजेंटेशन लेटर जानबूझ के गलत रिप्रेजेंटेशन, तो फिर जाहिर है हम तो नहीं उसको वेरीफाई कर सकते जो मैनेजमेंट ने गलत इंफॉर्मेशन दी हमें। वो अगर प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आइडेंटिफाई हो जाए तो सो हो जाए, वरना मुश्किल होती है। आर ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल इस सब में सबसे ज्यादा अहम है हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनल कंट्रोल आपको पता है क्या है? इंटरनल कंट्रोल किसने डिजाइन इंप्लीमेंट करना है?
अगर कोई एम्प्लॉय इसकी खिलाफ वर्जी करना चाहे तो नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड ने ना एक जगह पे लिखा हुआ है, वो आगे चल के टॉपिक आएगा, उसका बेसिक कंसेप्ट शेयर करता हूँ। कहता है मैनेजमेंट ने जब इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट कर दिया ना, कोई एम्प्लॉय अगर इंटरनल कंट्रोल बाईपास करना चाहे नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजमेंट उसके ऊपर नजर रखी हुई है। जैसे सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय चाहे कि थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद कर दे, वो चोरी करके चीजें ले जाए, बाद में सीसीटीवी कैमरा ऑन हो जाए, एम्प्लॉय करना चाहे कर सकता है? नहीं, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। वो इंप्लीमेंट वो ऑपरेट वो तो नहीं कर रहा, ऑपरेट तो मैनेजमेंट करे। लेकिन अगर कोई सीएफओ सीईओ ये करना चाहे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ ठीक है, आप अक्सर देखते हैं कि बाज़ औक़ात कोई कहीं पे सरकारी दफ्तरों में खास तौर पे कोई वकूआ होता है, कहते हैं सीसीटीवी कैमरा, पता चलता है बस उसी वक्त उसी दिन खराब हुआ था सीसीटीवी कैमरा और कंप्लेन की हुई है कि ठीक कर दें। तो ये बेसिकली इसे कहते हैं ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जब मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को बाईपास करे, इसे क्या कहते हैं? ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, या मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ओवरराइड का मतलब बाईपास करना, रूल्स ब्रेक करना, रूल्स ब्रेक करना, ठीक है। इसका मतलब है, अच्छा स्टैंडर्ड ने हमें इसका सबक पता है क्या दिया है? कहते हैं इसका मतलब है किसी जगह पे अगर इंटरनल कंट्रोल्स आपने सेस किया ना स्ट्रांग है, रिस्क कम कर लो, ठीक है, लेकिन इस नतीजे पे ना पहुंचना कि मैनेजमेंट ने अभी फ्रॉड नहीं किया क्योंकि कंट्रोल स्ट्रांग है तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होने के बावजूद भी चांसेस ऑफ फ्रॉड मौजूद हैं। किस वजह से? मैनेजमेंट अपने कंट्रोल्स को हो सकता है उसने ओवरराइड किया हो। क्या अगर मुझे कंट्रोल्स पता चला हर सेल इनवॉइस जो होती है, जब तक गुड डिस्पैच कंट्रोल है, जब तक गुड डिस्पैच नोट अटैच नहीं होगी ना, सेल इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी अकाउंट्स में। ये कंट्रोल है। मैंने सैंपल बेस पे 15-20 को देखा, इसी तरह था, हर सेल इनवॉइस के साथ गुड डिस्पैच नोट था। तो क्या इसका ये मतलब कंट्रोल स्ट्रांग है, रिस्क मेरा कम हो जाएगा? क्या इसका ये मतलब है फ्रॉड? नहीं। कहते हैं नॉर्मली तो आप ये कह लें और अपने प्रोसीजर भी कम कर दें, लेकिन जब फ्रॉड रिस्क असेसमेंट की बात आएगी ना, तो आपने खास तौर पे ये एंड पे जरूर बड़ी बड़ी सेल इनवॉइसेस को देखना है कि इनके साथ गुड डिस्पैच नोट है कि नहीं। हालांकि ड्यूरिंग द ईयर हम देख चुके हैं कंट्रोल स्ट्रांग है। ये एंड पे खास तौर पे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है ये एंड पे सीएफओ ने खुद कह दिया हो कि भाई टारगेट पूरा नहीं हुआ, फेक सेल इनवॉइस बनाई जाओ। तो इसीलिए नॉर्मली चाहे सिस्टम ठीक भी नजर आ रहा हो, हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड फिर भी मौजूद रहता है। और खास तौर पे उसने कुछ ये टेक्निक्स बताई हैं, ठीक है। फोर्जरी भी एक टेक्निक है, इसके अलावा कोल्यूजन भी टेक्निक है, और फिर ये मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल भी एक टेक्निक है। क्लियर हो गया मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? ठीक है। तो उसने एग्जाम में केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा, उसने कहा आपकी ऑडिट टीम ने इंटरनल कंट्रोल असेस किया, इंटरनल कंट्रोल बेहतरीन था क्लाइंट का, इसीलिए टीम इस नतीजे पे पहुंची कि इस क्लाइंट पे कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है, इसमें कोई मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क नहीं है। क्या ये कंक्लूजन ठीक है? शाबाश, इसका जवाब था ठीक नहीं है। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल स्टिल मौजूद है, चाहे हमें इंटरनल कंट्रोल नॉर्मली स्ट्रॉन्ग क्यों ना नजर आ रहे हो। ठीक है, तो हम अपने रूटीन के प्रोसीजर को कम कर देंगे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, लेकिन जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होगी ना, तो वो इस वजह से हम इंटेग्रिटी का रिस्क कम नहीं करेंगे, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करते हुए इंटरनल कंट्रोल को साइड में कर देंगे, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट जब चाहे बाईपास कर सकते हैं। क्लियर? तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद ओवरराइड करे, खुद बाईपास करे। ये रिस्क याद रखें, ये रिस्क हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होता है। ये रिस्क हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होता है कि मैनेजमेंट ने अपने कंट्रोल्स खुद बनाए और अपने जाती कुछ मकासद के लिए वो जब चाहे उनको ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? ये ओवरराइड ऑफ कंट्रोल किन्होंने पूछा? तसल्ली जी। सर अगर प्रोसीजर हमने काम करते हैं और उसको हमें कोई फ्रॉड मिला नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है कि फ्रॉड हुआ है, अगर हमने रिस्क असेसमेंट की, रिस्क असेसमेंट से पता चला रिस्क कम है, हमने प्रोसीजर कम कर दिए, बाद में पता चला फ्रॉड है, तो कोई इशू नहीं, हमने रिजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली। देखें, जब तक आप आईएसएस के बताए हुए असूलों के मुताबिक काम करते रहेंगे
और जहां पे जजमेंट है तो आप प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करेंगे, बायस जजमेंट नहीं, प्रोफेशनल। तो फिर तब तक आपको स्टैंडर्ड सिक्योर करता रहेगा, प्रोटेक्शन देता रहेगा। इसके बाद जो मर्जी निकला है फ्रॉड, आपको दुनिया की कोई ताकत हाथ नहीं लगा सकती अगर आपने ISA को फॉलो करते हुए सारा काम किया। लेकिन अगर ISA को फॉलो नहीं किया, किसी एक रिक्वायरमेंट को भी आपने छोड़ दिया और फिर फ्रॉड सामने आ गया, फिर नहीं आपको छोड़ते। हाँ जी, प्रोफेशनल जजमेंट से मुराद यही है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हर चीज की गाइडेंस हमें स्टैंडर्ड में मौजूद नहीं होती, तो वहां पे हमने खुद अंदाजा लगाना होता है कि इस जगह पे हमें क्या कर। हाँ, अगर आपने 22 देखें, एक होता है, एक देखें अब ना थोड़ा सा जरा आप ना कंसेप्ट्स की बारीकियों पे आ रहे हैं, तो मैं भी अकॉर्डिंगली आपके साथ साथ चल रहा हूं। एक है प्रोफेशनल जजमेंट बायस होना, इसकी कोई माफी नहीं है। एक है प्रोफेशनल जजमेंट आपने अप्लाई की और बाद में वो फॉल्टी साबित हुई, गलत साबित हुई, इसकी माफी है, इसकी माफी है। लेकिन जानबूझ के आपने अगर गलत जजमेंट अप्लाई की, बायस हो गए, इसकी माफी नहीं है। अब आपने ये नहीं पूछना कि प्रैक्टिस में कैसे पता चलेगा, कि जजमेंट प्रैक्टिस में पता चल जाता होता है, वो बहुत से हालातों वाकयात का जायजा लिया जाता है, पता चल जाता है। नहीं ऐसे नहीं, अच्छा उन्होंने कहा सर हमने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई की थी, बाद में बायस साबित होगी, ऐसे नहीं होता। देखिए स्टैंडर्ड ना, अब हमारा जो सब्जेक्ट है ना, ये कोई 2-4 साल पहले नहीं ओरिजिनेट हुआ, इसको 150-200 साल होने वाले हैं। इसमें जितनी भी कमी बेशी होती है ना, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो के जितनी भी कमियां थी वो एडजस्ट हो चुकी हैं। इस तरह के इश्यूज पहले आए थे, अब उन्होंने रूल्स बता दिए हुए हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स की बेस पे साबित करना कि आपने जजमेंट क्या अप्लाई की। आपने कहना जी प्रोविजन फॉर बैड डेट मैंने इस साल हाई एस्टीमेट की, क्योंकि कोरोना वायरस था और इस वजह से लोगों के माली हालात खराब थे और रिकवरी मुश्किल थी, इसी वजह से मैंने हाई परसेंटेज। बाद में चाहे 1 रुपए का भी बैड डेट ना हो, आपकी गलती नहीं, आपको कोई नहीं कहेगा कि मिस स्टेटमेंट है, आप कहेंगे सर देखें उस वक्त, और वो चूंकि रीजनेबल है, हर बंदे को समझ आ रही है कैसे होना चाहिए, तो आपको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद बोर्ड। चलें सुन ले, कह रहे फ्रॉम द मैटर्स। अच्छा यहां पे ना आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि सारे कंसेप्ट्स जो पूछ रहे हैं ना, वो आगे कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं, इसलिए मैं तसल्ली से, हाँ तसल्ली से ना, अगला पूरा चैप्टर नहीं है, चैप्टर का कुछ, हाँ 20-21 चैप्टर है, 20-21, हाँ बस। देखें जब मैंने आपको ये कहा ना कि चैप्टर 4 तक जब आप पढ़ लेंगे तो तकरीबन पूरे ऑडिट का ओवरव्यू मिल गया, तो वो किसी वजह से कहा था, वो इसी वजह से कहा था कि सारे आगे जो कंसेप्ट्स हैं ना, वो इन्हीं कंसेप्ट से निकलेंगे, वो इन्हीं कंसेप्ट के बच्चे हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे भागम भाग नहीं कर रहा, ठीक है। ये नहीं कि आगे, एक तरीका ये भी होता है आगे पढ़ना आगे समझाऊंगा, वो जहन में गिरा बंद जाती है, वो दिमाग उधर ही रहता है फिर। लेकिन हमारी अप्रोच क्या होती है, आगे पढ़ना है, इधर भी समझेंगे, आगे चल के दोबारा डिटेल में समझेंगे ताकि बेस डेवलप हो जाए। तो इसीलिए हाँ नहीं, इसलिए आपको लेकिन इसका एक थोड़ा सा नुकसान भी होता है, क्या, हमारी टाइम सा। लेकिन यहाँ पे जो 1 घंटा हम एक्स्ट्रा लगाते हैं ना, बाकी ये भी सुन लें, वो हमारे हाफ सेशन के बाद 2 घंटे बचाएगा, 2 घंटे बचाएगा। हाँ। अच्छा अब इसमें लेकिन मेरा भी फायदा है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एग्जाम्पल ना, पहले मैं यूँ किया कि एग्जाम्पल है ना, अब ये वैसे हट के बात बता रहा हूँ, ये मैंने कह दिया कि चलें जी ये बाद में पढ़ेंगे, ये टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, तो आप तो बात मान लेते हैं ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स होते हैं ना ऑनलाइन वाले, वो उसी एग्जाम्पल को, उसी क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं। तो मेरे साथ ऐसे भी हुआ कि एक कंसेप्ट मुझे कोई 20 दफा एक्सप्लेन करना पड़ गया, उसके बाद मैंने फैसला कर लिया चाहे छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, वो एक्सप्लेन लाजमी करके जाने। यहाँ पे मैं अपने 2 मिनट बचाने के लिए उसको स्किप कर जाता हूँ ना, तो फिर ऑनलाइन में जाके मुझे वो आधा घंटा एक्सप्लेन करना पड़ता है 15 स्टूडेंट्स को। ठीक है, हाँ नहीं म्यूचुअल बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट है इसमें। देखिए आपका भी तो फायदा है, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, बहरहाल चले आगे चलते। भाई ने कहा जी एक तो, हाँ जी
ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का लास्ट फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो मैटर्स जो, अच्छा मुझे बताइए हम डायरेक्टर्स को कोई मैटर कम्युनिकेट करते हैं? कौन कौन से? डायरेक्टर रिपोर्ट लगा इसको, गोली मार इसको। के बारे में और हम डायरेक्टर रिपोर्ट डायरेक्टर को बना के देंगे यार। के बारे में हम ये इंटरनल ऑडिटर बनना चाह रहा है। हम बताते हैं कोई भी सिग्निफिकेंट, देखें दो अरफी बात करो ना, दो अरफी, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर जो ड्यूरिंग ऑडिट आएगा ना, हमने वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब वो सिग्निफिकेंट मैटर कुछ भी, वो कोई डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल भी हो सकती है, वो कोई मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन भी हो सकता है, वो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई इशू भी हो सकता है, इवन कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन भी हो सकती है, इवन मजीद भी कोई सिग्निफिकेंट इशू हो सकता है। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद बोर्ड ऑफ, हमने वो सिग्निफिकेंट मैटर जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए हुए हैं, उनमें से we determine those matters that were of most significance in the audit of financial statement of current period। तो हमने उनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट को सेलेक्ट किया, क्योंकि आपको याद है मैंने की ऑडिट मैटर को एक्सप्लेन करते हुए वर्ड यूज किया था मोस्ट सिग्निफिकेंट का। तो देखें सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं डायरेक्टर्स को, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा वो सिग्निफिकेंट में से निकलेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई मैटर सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट है, लॉजिकली नहीं है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हमने डायरेक्टर को कम्युनिकेट किए थे उसमें से फैसला किया मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन से हैं। फिर क्या किया हमने, एंड देयरफॉर की ऑडिट मैटर, वो हमारे की ऑडिट मैटर होंगे। कोई आपसे पूछे की ऑडिट मैटर को डिफाइन करे, हम कहेंगे जो मैटर जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं वो की ऑडिट मैटर। ये एक तरह से उसने की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन बताई है हमें। फिर कह रहे हैं वी डिस्क्राइब दीज मैटर्स इन आवर ऑडिटर्स रिपोर्ट, इन मैटर्स को हम ऑडिटर रिपोर्ट में डिस्क्राइब करते हैं। अनलेस लॉ और रेगुलेशन प्रिक्लूड्स का मतलब है मना करते हो, एक्सक्लूड करते हो। पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द मैटर or in extremely rare circumstances we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication। क्या कह रहा है? पहले उसने बताया तीन चीजें बताई हैं उसने इस पैराग्राफ। पहली चीज की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, दूसरी चीज उसने कहा की ऑडिट मैटर हम अपनी रिपोर्ट में बताते हैं, तीसरी चीज उसने एक्सेप्शन बताई है असल में कि वो कौन से केसेस हैं जिसमें की ऑडिट मैटर नहीं बताया जाता, की ऑडिट मैटर नहीं बताया जाता। अच्छा इसमें एक बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट है वो आपको बता रहा हूं। एक की ऑडिट मैटर सेक्शन के अंदर कितने की ऑडिट मैटर होते हैं? दो तीन समझ, तीन है ऑन एवरेज। दो कंसेप्ट है, दोनों में फर्क है। जिसने ये फर्क समझ लिया ना, समझ ले उसकी एनालिटिकल स्किल शॉप है। एक है कब की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, दूसरा कंसेप्ट है कब की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नहीं ना समझ आई? आ गई? क्या मतलब की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि कोई एक नहीं बाकी दो किए जाएंगे, और की ऑडिट मैटर सेक्शन पूरा सेक्शन ही उड़ जाएगा। दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। अच्छा अगर फर्क समझ आ गया तो बताइए इस पैराग्राफ में जो बात कर रहा है कि हमने की ऑडिट मैटर नहीं या जो भी है सेक्शन नहीं, ये की ऑडिट मैटर की बात कर रहा है कि नहीं दिया जाएगा, या की ऑडिट मैटर सेक्शन की बात कर रहा है? शाबाश, की ऑडिट मैटर की बात कर। आपने भी बोला था, वो हाथ उन्होंने उठाया था। हाँ जी भाई आप ऐसा करें, आप हर रोज 2-3 नोट ले जाए, इधर आके बैठ जाया करें, आपके लिए भी आसानी हो मेरे लिए भी आसानी हो। चले तो की ऑडिट मैटर और की ऑडिट मैटर सेक्शन में फर्क समझ आए। यहाँ पे कह रहा है की ऑडिट मैटर ने इंक्लूड किया जाएगा। हमारा ऑडिट में कंसेप्ट होता है, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। वैसे ये सिर्फ ऑडिट में नहीं, हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे। याद रखें कोड ऑफ एथिक्स में जो रूल उसने लिखे हैं ना, है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, लेकिन उसको जितना पढ़े ना उसको दाद देने को दिल करता है, वो एक आम बंदे की जिंदगी पे भी अप्लाई होते हैं।
जैसे एक प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी का, वो क्या कहता है, आप जब ऑडिट कर रहे होंगे ना, आप जब ऑडिट, तो क्लाइंट से आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पूछेंगे। आप मेरे से पूछे मेरी सैलरी क्या है, पूछे नहीं, हाँ नहीं पता है, नहीं बताता, क्या कर लोगे, नहीं बताता। लेकिन अगर आप राइज के ऑडिटर बन के आएंगे और फिर मेरे से सैलरी पूछ, मेरे पे बताना लाजिम है, क्यों? तो उस क्यों, क्योंकि देखिए उसके बगैर ऑडिट नहीं हो सकता ना। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है, कहता है जहां पे ये ऑडिटर का राइट है ना कि मैनेजमेंट उसे हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, वहीं पे ऑडिटर की भी लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे, किसी दूसरी जगह पे डिस्क्लोज या यूज ना करे। हाँ बिल्कुल, और ये हमें अपनी डेली लाइफ में भी इसी तरह करना चाहिए। एक दूसरे का जो राज है उसका हमें बिल्कुल, हम एक दूसरे की पर्दापोशी करेंगे, इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन हमारी पर्दापोशी होगी। तो यह है कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल। अब मुझे बताइए, अगर कोई मैटर ऐसा हो जो कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर करता है, क्या उसे रिपोर्ट में लिख देना? क्या यही बात कर रहा है पहले कि इन अनलेस लॉ रेगुलेशन, के जब लॉ या रेगुलेशन कह दे कि एक मैटर को कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। यहां सम टाइम हमें लगे इसको डिस्क्लोज करने का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, तो हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल आगे कभी चल के पढ़ेंगे कि कब ऐसा हो सकता है कि फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है सम टाइम। क्लियर हो गया जी? ये तो उसने इसमें हमें 3 चीजें बताई, एक की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन, फिर उसने बताया कि हम ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर लिखना हमारी जिम्मेदारी है, और तीसरी चीज के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, दो एग्जांपल्स उसने बताई कब की ऑडिट मैटर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। पब्लिक नहीं, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट से हमारा शेयर होल्डर इंटरेस्ट, क्योंकि सबसे बड़ी जनरल पब्लिक या यूजर वही होते हैं हमारे। हाँ, और वो तकरीबन एक ही होता है, जाहिर है कंपनी डूबे, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट मिलता जुलता है। हाँ जी, लेकिन याद रखिए इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट ये कह दे कि सर इसको ना इंक्लूड कीजिए, इससे हाँ फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। वो हमारी जजमेंट शाबाश, जो कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, की ऑडिट मैटर, उन्होंने कहा सर ये लग रहा है आपने रिपोर्ट हमें पूरी नहीं दी। वो बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी वो सर आपने की ऑडिट मैटर जो बताए हैं ना, उसमें आगे उसने नंबरिंग दी हुई है 2, तो इसका मतलब है कोई 1 वाला की ऑडिट मैटर भी होगा, वो नहीं दिया। हाँ, और एक आसान तरीका भी था, क्या 37 उड़ा हुआ है नीचे नंबरिंग। प्री नंबरिंग का यही फायदा होता है ना, कंप्लीटनेस इंश्योर होती है, बताया था कि नहीं? हाँ, प्री नंबरिंग। तो देखे प्री नंबरिंग आपको पता चल गया बिल्कुल। उसमें क्या था, उसमें की ऑडिट मैटर्स थे। कौन से की ऑडिट मैटर? जो हमारे सिलेबस से रेलिवेंट नहीं है। वो अगर मैं देता ना ये रिपोर्ट, मजीद एक सफा ऐड हो जाता, जो आपके लिए पढ़ना मजीद मुश्किल हो जाता। ये पता नहीं आपने कितनी दिक्कतों से पढ़ा होगा, एक सफा और ऐड हो जाता, ज्यादा मुश्किल। तो इसलिए मैंने वो अहम नहीं था अभी, इसलिए मैंने कहा चले स्टूडेंट की जितनी जिंदगी आसान हो सकते हैं उतनी कर दें, उसको निकाल दिया, ये इंक्लूड किया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक आपको बताना, फॉर्मेट देना था कि की ऑडिट मैटर इस तरीके से प्रेजेंट होता है, कल कला को आपने जब इसको लिखना हो तो ये फॉर्मेट फॉलो करना। और कोई क्वेश्चन? जी अच्छा, पहला क्वेश्चन इनका, अच्छा मेरा ख्याल अब आज रिपोर्ट ही डिस्कस और एडवांस कंसेप्ट डिस्कस होंगे, ये शायद ना हो सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 चीजें आपके साथ मैंने कमेंट की हैं, बल्कि 3 चीजें। जितना बर्डन पहले दिन उतना ही बर्डन आखिरी दिन, बल्कि आखिरी दिन से कम, शाबाश। तीसरी चीज, जो आखिरी महीना है फरवरी का, फरवरी के महीने में कोई लेक्चर नहीं जाएगा 31 जनवरी तक। बड़ी कोई बड़ी एक्स्ट्रा रेयर केस हुआ ना तो शायद फरवरी के 2-3 दिन, वरना नहीं होगा, वरना उधर भी नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है। और तीसरा, रीजनेबल प्रैक्टिस केस स्टडीज की।
ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा करना चाहता हुआ तो ज्यादा प्रैक्टिस भी, ठीक है। लेकिन क्लास में जाहिर है डिस्कशन हर केस स्टडी की नहीं हो सकेगी। क्लास में जो हमारी जो मैंने सिलेक्ट की हुई केस स्टडीज, कोर केस स्टडीज, उनकी डिस्कशन होगी जो आई कैप वाली है, कैप या कुछ एक सी फैप वाले जो एडिशनल, वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना करें, उनकी प्रैक्टिस जो कि अभी तक हमने नहीं की। अभी तक कोई केस स्टडी, इक्का दुक्का केस स्टडी आपको टेस्ट में या फिर करवा दी, वो सिर्फ आपको बताने के लिए केस स्टडी कैसे, असल केस स्टडी तो इस चैप्टर की है, इस चैप्टर की। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं, भाई का क्वेश्चन क्या था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये इधर शायद ना आज डिस्कस हो सके, तो परेशान नहीं होना आपने कि हम शायद एक दिन आगे एक्स्ट्रा चला गया, नहीं नहीं। जिस तरह स्टैंडर्ड कहता है ना कि एलिमेंट सारे होने चाहिए, तरतीब आगे पीछे हो सकती है, उसी तरह सिलेबस की हर चीज हम पढ़ेंगे और दो दो तीन तीन दफा पढ़ेंगे, क्योंकि एक दफा जेल में नहीं बैठती, लेकिन तरतीब आगे पीछे हो सकती है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा एक बड़ा इशू छेड़ दिया, इन्होंने रेस कर दिया। उनका सर इसमें बताएगा, इसमें सर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ पढ़ा था, वो इसमें कहीं पे नहीं है। क्यों? एक मिनट ठहरे, क्यों? एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, जी जी। वही वो उस वक्त आएगा जब गोइंग कंसर्न का इशू होगा, वो रिक्वायर्ड नहीं था, वो था व्हेन रेलिवेंट। जब गोइंग कंसर्न का इशू आएगा तो शाबाश वो पैराग्राफ आएगा ना। गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है तो कोई तो इस क्लाइंट पे गोइंग कंसर्न का कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें तो एमसीजो मैटर भी नहीं है, तो वो इशू नहीं होगा। इसमें तो अदर मैटर का पैरा भी नहीं है, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। अच्छा, एक चीज में रखिएगा, 3 अल्फाज बता रहा, जो इन तीनों में फर्क बताएगा उसे इनाम मिलेगा। तीनों में फर्क, 3 हाथ उठाना है। अदर इंफॉर्मेशन, अदर मैटर, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन तीनों में जो फर्क बताएगा। अदर इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन वो होती है जो फाइनेंशियल अदर इंफॉर्मेशन में वो इंफॉर्मेशन होगी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं रिलेट करती, जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट वगैरह। अदर मैटर, अदर मैटर में वो इंफॉर्मेशन आएगी जो ऑडिटर से रिलेट कर रही है और ऑडिटर यूजर्स को बताना चाहता है। अदर इंफॉर्मेशन और अदर मैटर में फर्क समझ आ गया। तीसरा, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शाबाश, ये जो रेगुलेटर्स रिक्वायर करते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मजीद कुछ मैटर्स के ऊपर भी ओपिनियन देना है, ठीक है, वो है हमारा अदर वन। हाँ जी बिल्कुल। अब अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पाकिस्तान में रेगुलेटर्स ने क्या कहा हुआ है, किस किस चीज के ऊपर ओपिनियन देना है। 4 हैं, चारों बताएंगे तो 100 रुपए इनाम। नहीं, 1 बाय 1 देखें, दूसरे स्टूडेंट्स को भी जरा मौका दे दें। फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपर कंपनीज एक्ट के मुताबिक, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनी है कि नहीं। अच्छा, एक केस स्टडी में उसने कह दिया प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट, इसमें से गलती ढूंढो, एज रिगार्ड बाय कंपनीज एक्ट नहीं लिखा था। हाँ, ये गलती थी, शाबाश। ज़कात डिडक्टेड एट सोर्स अंडर ज़कात एंड न्यूशर ऑर्डिनेंस, ठीक है, 1980। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर वगैरह फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस हैं। और गोइंग कंसर्न इश्यूज को देखना कि वो गोइंग कंसर्न इश्यूज को देखना है। ये लीजिए मेरे बस 50। गोइंग कंसर्न नहीं, कौन सी चीज थी? हाँ, ड्रॉन अप फाइनेंशियल, ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी विद कंपनीज एक्ट, वो वाला पॉइंट था। चलें बहरहाल। अच्छा, ये भैया एक तीनों में फर्क समझ आ गया। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, इनका क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सुन लें। उन्होंने कहा सर चलें, इसमें आपने कहा गोइंग कंसर्न हमने मान लिया, लेकिन गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की एक रीजन होती है ना। अब ये गौर से सुनेगा, कंसेप्ट बारीक कंसेप्ट है। गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की जो रीजन होती है ना, उनमें से एक ये भी होती है कि हम कोई बड़ा केस हार जाए, बड़ा केस हार जाए, वो भी तो। हाँ, लिटिगेशन। सर यहाँ पे लिटिगेशन है,
की ऑडिट मैटर में 2 है। तो ये लिटिगेशन आपने की ऑडिट मैटर में क्यों इंक्लूड किया है? शाबाश, ये इतना बड़ा है ही नहीं इशू कि इसका गोइंग कंसर्न लाया जाए। ठीक है, ये इतना बड़ा, याद रखें, याद रखें। अच्छा, इतना बड़ा नहीं है, की ऑडिट मैटर में क्यों आ रहा है? सुन लें फिर। हमारे ऑडिट में अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा, इंफॉर्मेशन को ना किसी भी चीज की सिग्निफिकेंस को वैल्यूएट करने के 4 लेवल हैं। 4 लेवल हैं। एक होता है सबसे छोटा मसला, सबसे छोटा मसला उसे कहते हैं क्लियरली ट्रिवियल, उसको तो इग्नोर ही कर देते हैं। एक होता है उससे बड़ा, उसे कहते हैं इममटीरियल, उसको इग्नोर नहीं करते लेकिन हाँ उसको संभाल के रखते हैं। इममटीरियल की बेस पे ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता लेकिन स्टिल उसको संभाल के रखते हैं। कोई हाँ, क्योंकि एग्रीगेट भाई अभी मैंने ऑफर की नहीं थी, क्योंकि इममटीरियल एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकता है। ये हो गया इममटीरियल। सबसे छोटा कौन सा? क्लियरली ट्रिवियल। उससे बड़ा मसला इममटीरियल, उससे बड़ा जो कि 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है। यू समझ ले क्लियरली ट्रिवियल होगा 2-400 का, ठीक है, और इममटीरियल होगा जो 5% ऑफ प्रॉफिट से कम है। 2-400 वाला नहीं, सैकड़ों में नहीं, लेकिन 5%, हाँ 2%, 3%, 4% ऑफ है। मटेरियल वो है 5% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम। और एक होता है परवेसिव, 50% से भी ज्यादा। ये सबसे बड़ा होता है हमारा इंपैक्ट। तो जो इश्यूज होते हैं ना हमारे सामने इश्यूज, आप ये नहीं कह सकते सर लीगल केस हमेशा परवेसिव होगा, ये नहीं कह सर चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी हमेशा मटेरियल होगा, ये नहीं कह सकते सर फिक्स एसेट्स हमेशा इममटीरियल होगा या मटेरियल। नहीं, ये रिलेटिव सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करता है। हो सकता है एक चीज किसी क्लाइंट पे इममटीरियल हो, दूसरे क्लाइंट पे मटेरियल हो जाए, तीसरे क्लाइंट पे परवेसिव हो जाए। ऐसा पॉसिबल? भाई ये बात समझ आ रही है? अब सुनिएगा, ये लीगल केस है ना, इसके भी 3 लेवल हैं। एक है रूटीन नेचर के लीगल केसेस जो कंपनीज के खिलाफ चलते रहते हैं, जैसे कंपनी की प्रोडक्ट सही नहीं और वारंटी क्लेम नहीं कर रहे, उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया। कुछ कंपनीज की नेचर जी हाँ डेटर्स वगैरह ने कर दिया कि जी आपने प्रोडक्ट हमें सही सप्लाई नहीं की। रूटीन नेचर के केस, जो रूटीन नेचर के केस होते हैं ना, ये आते हैं की ऑडिट मैटर में। फिर कुछ केस होते हैं एक्सेप्शनल नेचर के, एक्सेप्शनल नेचर के जो कि कभी कभार होते हैं। जैसे सीएफओ को रिमूव कर दिया, उसने कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। जैसे हमने 300 मिलियन का कोई इंटेंजिबल पेटेंट्स एक्वायर किए और किसी कंपैटिटर ने कहा हमारे चोरी कर लिए आप लोगों ने। अब ये जो इस तरह के केसेस है ये रूटीन नेचर के नहीं है, एक्सेप्शनल है। जो एक्सेप्शनल लिटिगेशन होती है ना, ये मटेरियल तो होती है, जब बड़ी हैवी अमाउंट होती है, लेकिन स्टिल अगर कंपनी के खिलाफ फैसला हो जाए ना तो कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहती। इसको फिर हम की ऑडिट मैटर में नहीं लिखते क्योंकि एक्सेप्शनल है। किसमें? एम्फसिस ऑफ मैटर में लिखते हैं। लेकिन अगर केस इतना बड़ा हो कि अगर कंपनी के खिलाफ डिसीजन हो गया तो कंपनी बंद हो जाएगी, उसके पास पेनल्टी पे करने के पैसे भी नहीं होंगे, फिर इसे एम्फसिस ऑफ मैटर में नहीं बल्कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न में डालें। ये बात समझ आ गई? तो लीगल केस, क्वेश्चन मेरा ये है, लीगल केस की ऑडिट मैटर में आएगा, एम्फसिस मैटर में आएगा, यहाँ के मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग, शाबाश, डिपेंड करता है। अब ये तो हो गया। एग्जाम में कैसे पता चलेगा? ये सुन लें, एग्जाम में नॉर्मली वो ये नहीं कहता कि रूटीन नेचर का केस है। एग्जाम में अगर तो वो कहते ना लीगल केसेस चल रहे हैं, कोई उसके आगे उसकी बताए ना, डिटेल ना बताए, तो इसका मतलब है की ऑडिट मैटर है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं करता। जब एग्जाम में लीगल केस बताए और उसके साथ उसकी नेचर बताए, कस्टमर ने फाइल किया, चाहे कस्टमर की तरफ से ही हो, बाज़ औक़ात कस्टमर की तरफ से भी बड़े क्लेम होते हैं।
अगर उसने एग्जाम में लीगल केस के साथ उसकी नेचर को एक्सप्लेन किया हुआ है, नेचर कुछ भी हो, सीएफओ की तरफ से हो, सप्लायर की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, गवर्नमेंट की, किसी की तरफ से, तो आपने एम्फेसिस मैटर रखना। और अगर केस बताए साथ में नेचर भी बताए और आगे ये लाइन लिख दे कि अगर एडवर्स डिसीजन आया, कंपनी में नॉट एबल टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस, जब ये अल्फाज लिख देना कंपनी में नॉट बी एबल, तो फिर इसका मतलब क्या है? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा। क्लियर? अच्छा, हिस्ट्री में एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं। या वो जो सिगरेट होता है ना, उसके ऊपर लिखा तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह। एक जगह पे मैं केस पढ़ रहा था, जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई ना, उस वक्त डब्बी पे ये नहीं लिखा होता था। एक बंदे ने सिगरेट इस्तेमाल की, उसे लंग कैंसर हो गया, उसने फाइल कर दिया कि इनकी प्रोडक्ट नुकसानदेह है और इन्होंने मुझे नहीं बताया, तो मुझे पेनल्टी इनसे लेके दीजिए। और वो केस जीत गया। उस केस को अमाउंट उसकी डैमेजेस जब कंपनी ने पे किए, उसके बाद कंपनी रिकवर नहीं कर सकी, बंद हो गई। अगर आप इस कंपनी के ऑडिटर हो, एक मिनट हरिए, अगर आप इस कंपनी के ऑडिटर हो, ये रेंट पे केस चल रहा है कोर्ट में, आपको सिग्निफिकेंस का अंदाजा हो गया कि पेनल्टी हैवी है। की ऑडिट मैटर, एमसीएसओ मैटर या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, क्यों? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि कंपनी बंद हो सकती है। अगर ये इंफॉर्मेशन ना होती फिर एमसीएसओ मैटर में जाता, फिर एमसीएसओ मैटर में जा नहीं, केस चल रहा है तो अंदाजा होता है अमाउंट से। अमाउंट लॉयर बता देता है कि लाइकली आउटकम क्या है, ठीक है, लॉयर हमें बता देता है। अच्छा, अब सुने, ये रेंट पे सिचुएशन ये है कि लॉयर ने कहा कंपनी केस जीत जाएगी, लेकिन अगर हार गई ना तो पेनल्टी इतनी है कि पे नहीं कर सकेगी। कंपनी ने क्या किया? इसको डिस्क्लोज किया है, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, इसको डिस्क्लोज किया है। क्या ये मिस स्टेटमेंट है? मिस स्टेटमेंट नहीं है। आपने अल्फाज गौर से नहीं सुने। हाँ, लॉयर ने कहा केस जीत जाएंगे, ज्यादा चांस है केस जीत जाएंगे, लेकिन अगर हार गए तो कंपनी पे नहीं कर पाएगी, ज्यादा चांस है केस जीत जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आउटफ्लो प्रोबेबल के नॉट प्रोबेबल? आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल है, इस पे प्रोविजन नहीं आती, डिस्क्लोजर आता है। अब सुने, ये बात समझ आ गई? कंपनी देगी डिस्क्लोजर, हम देखेंगे डिस्क्लोजर ठीक है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, और साथ में पैरा कौन सा? एमसीएसओ मैटर के अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न, क्योंकि वकील ने क्या दिया था क्वेश्चन में कि पे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर ये रेंट के बाद पता चले कंपनी केस हार गई है, ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग इवेंट है। हाँ? और फायर वाला नहीं है ये एग्जांपल, मैंने आपको एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की नहीं बताई हुई। अभी आप बताएंगे एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग एग्जांपल। क्लास में कोई स्टूडेंट जो एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल बताए? एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का ये रेंट के बाद कॉस्ट से कम पे सेल होना, बैंकरप्सी ऑफ डेटर, डिसीजन ऑफ लीगल केसेस। ये कहां से पढ़े आप? किसने सीखा है? हाँ, अब मैं ये कह रहा है मैंने नहीं बताए हुए, ये वो कह रहा है लिखे भी हुए हैं। लेक्चर गौर से सुने तो फिर है ना, लिखे हुए थे तो उसमें डिसीजन, लीगल केस का डिसीजन एडजस्टिंग इवेंट है। इसका मतलब है अब हमने सिर्फ डिस्क्लोज नहीं करना, अमाउंट्स को रिकॉर्ड करना है। तो सारी डिस्कशन का मतलब समझ आ गया। इसमें एक तो मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दी कि चीजों की सिग्निफिकेंस के लिहाज से हम डिसीजन करते हैं, चीजों की सिग्निफिकेंस के लिहाज से डिसीजन करते हैं। और फिर मैंने बहाने से यह कंसेप्ट भी रिवाइज किया कि कब लीगल केस को डिस्क्लोज करना है और कब उसकी एडजस्टमेंट करनी है, जिसमें आप फेल हो गए। अच्छा, बहरहाल ये समझ आ गया ना कि एक ही लीगल केस हो सकता है कभी की ऑडिट मैटर में हो सकता है वो लीगल केस एमसीयू मैटर में भी आ सकता है। मेरा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आपको खुद बताएगी मैंने किधर आना।
इस रिपोर्ट में एमसीज में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये उस ऑडिटर की जजमेंट के मुताबिक रूटीन नेचर का केस होगा, रूटीन नेचर का केस होगा। ठीक, जी बिल्कुल, अगर आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल इसको डिस्क्लोज, हाँ ये तो बताया ही नहीं, केस कंपनी ने किया है दूसरे लोगों के खिलाफ कि दूसरे लोगों ने कंपनी के खिलाफ किया है। मुझे ये बताइए आपको क्या बताया हुआ है? अगर अच्छा कह रहे सर मैं बताता हूँ, खुद ही पूछ गए नहीं है पास। अगर क्वेश्चन में लीगल केस का जिक्र तो हो, लेकिन ये ना बताया हो कि कंपनी ने दूसरों के खिलाफ किया है कि दूसरों ने कंपनी के खिलाफ, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हाँ ये वो वाले, अब आपने भाई ने हाथ उठाया हाँ इनको, तो फिर वो क्या, वो हम एज्यूम करते हैं कि दूसरे लोगों ने कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया है अगर कुछ मेंशन ना हो। वैसे क्वेश्चन में नॉर्मली मेंशन कर देता है, लेकिन अगर कभी क्लियर नहीं है तो आपने अज्यूम करना है कि दूसरे लोगों ने, हाँ क्योंकि उनका कंसर्ट बिल्कुल ठीक है कि सर दूसरे लोगों ने अगर कंपनी के खिलाफ किया है उसकी रिकॉग्निशन का रूल डिफरेंट है, और अगर कंपनी ने किया है उसका डिफरेंट है, क्योंकि वो कंटीजेंट एसेट कंटीजेंट लायबिलिटी दोनों का रूल डिफरेंट होता है ना। नहीं होता। क्लास में कोई स्टूडेंट जो मुझे बता दे कि कब कंपनी के खिलाफ लीगल केस रिकॉर्ड किया जाएगा और कब कंपनी का जो दूसरों के खिलाफ जो लीगल केस किया है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। नहीं अच्छा, आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? नहीं नहीं वाकई नहीं आता आपको? अच्छा आप लोग बाइक का पेट्रोल इकट्ठा कर रहे हो? ठीक है, कब लीगल के, अच्छा दो सवाल। पहला सवाल, दूसरे लोगों ने कंपनी के खिलाफ लीगल केस फाइल किया है, कंपनी कब डिस्क्लोज करेगी, कब रिकॉर्ड करेगी? एक मिनट है पहले भाई, जी जी बताए। अगर आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल है, अगर आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल है लेकिन मेजरेबल है तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। अगर आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल या मेजरेबल है तो हम डिस्क्लोज करेंगे। अगर प्रोबेबल एंड मेजरेबल है तो फिर प्रोविजन रिकॉर्ड। अगर प्रोबेबल एंड मेजरेबल है तो प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। शाबाश। और अगर कंपनी ने दूसरों के खिलाफ केस फाइल किया, जैसे इंश्योरेंस कंपनी का केस था, हाँ वर्चुअली सर्टेन है तो हम रिसीवेबल। शाबाश। अगर वर्चुअली सर्टेन है तो रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। अगर इनफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है डिस्क्लोज करेंगे, और अगर प्रोबेबल नहीं पॉसिबल है नथिंग। शाबाश। ये कहां से सीखा? शाबाश। अब मैं भूल गया हूँ, मैं भूल गया। शाबाश शाबाश। चले भाई मैं बताएं, क्वेश्चन आंसर हो गया ना आपका? क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन देखे मैंने बिला वजह इसके ऊपर 20 मिनट नहीं लगाए लिटिगेशन वाला। ये आगे चल के आने वाला केस स्टडीज में उसमें आपने डिसीजन करने होंगे। और कोई क्वेश्चन रिपोर्ट के हवाले से? जी जी हाँ शाबाश शाबाश। उन्होंने कहा सर ये जो आपने अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में 4 मैटर कहे हुए ना, ये हम एससीसीपी के बिहाफ पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं। फर्ज कीजिए अगर एससीसीपी नहीं कहता, ये काम हम तकरीबन तब भी तो कर रहे होते हैं, बिल्कुल तब भी कर रहे होते हैं। और अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी फिर भी ये सारे काम करेंगे, लेकिन फिर रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये है स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगर नॉन स्टैट्यूटरी जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे ना, वो एग्जैक्टली सिमिलर होगी, एग्जैक्टली एक एक असूल सेम होगा, एक फर्क होगा सिर्फ, हाँ लीगल वाला पैराग्राफ नहीं आएगा। शाबाश। क्या अगर अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई गड़बड़ आ जाती है, जैसे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की, ज़कात डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं की, अब जहां पे अब ये भी बारीक कंसेप्ट है, गौर से सुनिएगा। अगर ज़कात डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं करवाई, अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की, या कोई और मसला है, क्वेश्चन भाई का ये है क्या ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा? इसका जवाब है यस। लेकिन 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 फौरन सुने, लेकिन कौन सा ओपिनियन?
क्या ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शॉर्ट में दिया है वो नहीं, अदर रिपोर्टिंग वाला ओपिनियन। यानी इसी सेक्शन के अंदर हम लिख देंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट एक्सेप्ट फॉर कैश बुक which has been destroyed, which has been burned into fire। क्लियर हो गई बात? तो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो हम बातें बताते हैं वो भी मॉडिफाई हो सकती हैं, उनकी बेस पे भी ओपिनियन मॉडिफाई, लेकिन कौन से वाला ओपिनियन? उस पैराग्राफ का, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला नहीं। क्लियर हुई बात? और कोई क्वेश्चन? जी We have conducted our audit in accordance with IFRS। सारे पैसे ले लो इससे, सारे ले लो। आइए खुदा का खौफ कर यार, IFRS तो फॉलो करने हैं मैनेजमेंट ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए। हम ऑडिटर हैं, हमने IS, हाँ ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी ठीक है, लग गए समझ, अब लग गए समझ। सुनो, इनका क्वेश्चन ये है, ये बेसिकली दो कंसेप्ट हैं, दोनों सेम है, इसलिए एक तो मेन एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी बोनस के तौर पे आपको बता रहा हूं। मेन जो हमसे रिलेटेड है वो ऑडिट वाला है, अकाउंटिंग वाला नहीं है। हमने ऑडिट करना है ISS के मुताबिक, लेकिन समटाइम्स कोई दो चार बातें ऐसी होती हैं जो लोकल लॉ कहता है भाई मेरी मानो, क्योंकि पाकिस्तान में लोकल रिक्वायरमेंट्स भी है, वो हमने देखना होता है एडिशनल है कि नहीं। ठीक है, कंफ्लिक्ट तो नहीं है, कुछ जगहों पे कंफ्लिक्ट पाकिस्तान में है, इसीलिए आप भी नोट कीजिए इस रिपोर्ट में कंफ्लिक्ट है तो हमने किसको फॉलो करना है? लोकल लॉ। जब लोकल लॉज को फॉलो किया तो कोई ये कह सकते हैं कि हमने ISS के मुताबिक ऑडिट किया? नहीं। हाँ, इसीलिए आप नोट कीजिए यहाँ पे जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी दूसरी बेसिस में कह रहे हैं ना, वी हैव ऑडिटेड, वो ये नहीं कह रहा वी हैव ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो कह रहा होगा कुछ इस तरह की बात, वी हैव ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। शाबाश, वो किस वजह से कह रहा है? इसी हाँ फर्क की वजह से, फर्क की वजह से। ठीक है, वरना हम सारा ऑडिट करते हैं ISS के मुताबिक ही है, लेकिन जो कि वो दो चार रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करते, उस वजह से फिर हमें इजाजत नहीं है। अच्छा, अब ये तो रिक्वायर्ड, अब बोनस कंसेप्ट, सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई होता है मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट ने अगर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं ना, फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू द अकाउंट्स में लिख सकती है वी हैव प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल इन अकॉर्डेंस विद IFRS। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें, वो जहाँ पे कहता है ना मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल प्रिपेयर किया है IFRS, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जैसे कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट, हम IS 1 को फॉलो नहीं करते, 4 शेड्यूल। अच्छा, रिक्वायरमेंट हालांकि सिर्फ एक है, लेकिन नहीं फॉलो किया स्टैंडर्ड को, तो स्टैंडर्ड कहता है चाहे एक रिक्वायरमेंट क्यों ना हो, आप मेरा नाम नहीं लिखा। आप देखिए इसमें भी उसने लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा मैनेजमेंट की जो IFRS के मुताबिक बनी है, लिखा होगा अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, इस तरह के अल्फाज लिखे होंगे। वो इसी वजह से लिखे हैं कि कहीं पे कंफ्लिक्ट है और वहां पे अपने लोकल लॉ को ऊपर रखा है, तो IFRS माइंड करके उन्होंने कहा ठीक है करें उसको, नो प्रॉब्लम, लेकिन कंप्लायंस फिर शो ना करें IFRS के साथ। भाई ये बात समझ आ गई? और कोई क्वेश्चन? जी, आपने स्टार्टिंग कहा कि अगर ऑडिट के बाद कोई फ्रॉड आता है तो आपको तब तक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी देता है कि आप उसके अकॉर्डिंग फाइल करें। अब जैसे यहाँ पे हम पाकिस्तान लॉ को लेके आ रहे हैं बीच में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, फिर अब स्टैंडर्ड, उनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने ISS को फॉलो नहीं किया, अगर पाकिस्तान लॉ को फॉलो किया और अब कोई फ्रॉड सामने आ जाता है, तो अब हमें क्या प्रोटेक्शन ISA की होगी? वो ISA की नहीं होगी, ISA के बापू की होगी। पाकिस्तान में जो लॉ है, जब हमने लॉ की बात मानी, तो आपका क्या ख्याल है, लॉ हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा? लॉ प्रोटेक्ट करेगा, करेगा जी। अच्छा एक मिनट, रिपोर्ट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है आपका? रिपोर्ट के सारी अच्छी बिची क्लियर होगी? जी जी। अच्छा हाँ, ओपिनियन पैराग्राफ में उसने जो 5 एलिमेंट है ना, उनका 2 दफा जिक्र कर दिया है। हमने जो ISA की रिपोर्ट पढ़ी थी ना, उसमें पहले पैराग्राफ में 5 एलिमेंट थे, दूसरे में 3 है। अच्छा, इसमें भी ऐसा ही है, पहले ऊपर उसने 5 सारे एलिमेंट बताए हैं पहले पैराग्राफ में,
और दूसरे पैराग्राफ के एंड पे वो 3 ही बताए हैं, लेकिन दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट में दोबारा 5 बता दिए। तो हाँ बिल्कुल ये कंपनी लॉ की वजह से फर्क है। उसने सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ एक लफ्ज में समेट दिया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे उसने, क्योंकि आईएसए ये कहते हैं यार ऊपर वाले पैराग्राफ में बता तो दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें कौन सी हैं, तो दूसरे पैराग्राफ में दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज यूज कर लेता हूँ, यूजर को पता चल जाएगा क्या है। लेकिन कंपनीज एक्ट ने कहा नहीं, दूसरे पैराग्राफ में भी दोबारा सारी 5 चीजें दो, तो कोई इशू नहीं। अगर एग्जाम में आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट दे, एक जगह पे भी 5 चीजें पूरी होगी, आपने कहना ठीक है। और कोई क्वेश्चन? इंफॉर्मेशन वाला पैराग्राफ है, उसमें हम ऑडिटर को डायरेक्टर रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमें पहले मिलेगी, तो लेकिन आपसे पहले कंपनी लॉ में हमने इसको छोड़ दे। देखें, अदर इंफॉर्मेशन आपने अज्यूम करना है, अदर इंफॉर्मेशन हमें रिपोर्ट साइन करने से पहले मिल जाती है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है भाई, इसमें ना पूरा स्टैंडर्ड है आईएसए 720 जो कहता है कभी इंफॉर्मेशन आपको पहले मिलती है, कभी बाद में मिलती है, कभी आधी पहले मिलती है, कभी आधी बाद में मिलती है। ये सारी कहानी तो C5 के लिए भी कुछ छोड़ दे भाई, सारा कुछ इधर ही है। कैफ की फीस में C5 भी बढ़ देंगे यार, ऐसे तो ना करें। अदर इंफॉर्मेशन बस इतना ध्यान में रखें, हमें पहले पहुंच जाए भाई। क्लियर? यहाँ पे कोई इशू था? चलिए अब रिपोर्ट हमारी खत्म हो गई, सबसे अहम, और हमने बहुत सी केस स्टडीज भी डिस्कस कर ली हैं। अब कल या परसों के लेक्चर में आपको केस स्टडी की असाइनमेंट मिलेगी, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए, और जितनी मैंने टिप्स बताई हुई हैं आपको, एग्जांपल्स वगैरह नोट करवाई, ये 4 वाली, ये 3 वाली, जो भी एग्जांपल, मिस स्टेटमेंट की स्कोप लिमिटेशन, इसको रिवाइज कर लें 1-2 दिन में, क्योंकि अभी आगे इसको सारा ऑडिट जो हमने आज तक सीखा है, अब उसको यूटिलाइज करने का टाइम आ गया। ठीक है, तो कल या परसों के लेक्चर में असाइनमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।